नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 1 जून 2020 और स्वागत है आपका एटोल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे सिविल एविएशन सेक्टर से संबंधित। दूसरे नंबर पर हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बारे में। तीसरे नंबर पर हिंदू का ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि देखो, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित 2-3 आर्टिकल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं इस आर्टिकल में, उनको एक्सट्रैक्ट करके हम डिस्कस करेंगे। और एक ये जो आर्टिकल है, देखो यूएसए में पिछले 4 से 5 दिनों में बहुत ज़्यादा राइट्स चल रही हैं। कई सारी यूएसए की सिटीज़ में कर्फ्यू लगा दिया गया है। किस घटना के बाद? जॉर्ज फ्लॉयड, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इस प्रकार से एक पुलिस ऑफिसर ने अपने घुटने को रखा इनकी गर्दन पर और इससे जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हो गई। तो आमतौर पर ये आरोप पहले से ही लगते रहते हैं कि ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है यूएसए में। तो इस घटना के बाद तो एकदम से प्रोटेस्टर्स सड़कों पर आ गए और कई जगह पर वायलेंस की बहुत सारी घटनाएं सामने आई, लूटपाट मची, काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट है फिलहाल यूएसए में। तो ये सब डिटेल्स जो हैं, ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मतलब एसएच इनको यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ ऐसा आर्टिकल मैं खोज रहा था, मिला नहीं। मतलब कुछ ऐसा आर्टिकल मिल जाता कि ब्लैक्स के साथ किस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से डिस्क्रिमिनेशन होता है, यूएसए की सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं, यूएसए के संविधान में क्या प्रोविजंस हैं। मतलब ऐसा कोई अच्छा सा आर्टिकल मिल जाता तो डिस्कस कर लेते। अब आने वाले 2-3 दिनों में इंतज़ार रहेगा ऐसा कोई आर्टिकल मिल जाए जिसको हम कोट कर सकें हमारे आंसर्स में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ सिविल एविएशन सेक्टर पोस्ट कोविड-19। पोस्ट कोविड-19 के बाद इंडिया के सिविल एविएशन सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनको आपको डिस्कस करना है 250 वर्ड्स में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सिविल एविएशन सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी से पहले डोमेस्टिक ट्रैवल के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट सिविल एविएशन की मार्केट था। और अगर हम डोमेस्टिक ट्रैवल प्लस में इंटरनेशनल ट्रैवल को मिला दें तो भी 3 सालों के अंदर अंदर इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट बन जाता। सिविल एविएशन मार्केट में डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही थी इंडिया में, लेकिन कोविड-19 की महामारी की वजह से 2 महीने तक जो प्लेन्स हैं वो ऑपरेशंस में नहीं शामिल हो सके, बिल्कुल ग्राउंड पर रहे। सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर को नुकसान हुआ है कोविड-19 की महामारी की वजह से, वो देखो सिविल एविएशन सेक्टर को हुआ है। आर्टिकल में कहा जाता है 2 महीने तक भी 2 मिशन सरकार के द्वारा चलाए गए। एक मिशन लाइफलाइन, इस मिशन लाइफलाइन उड़ान की सहायता से हमारे देश के वेरियस पार्ट्स तक और इवन दूसरे देशों तक जरूरी मेडिकल सामान पहुंचाया गया। एक डेटा के अनुसार मिशन लाइफलाइन उड़ान में 5,40,000 किलोमीटर की यात्रा की हमारे प्लेन्स ने, 584 फ्लाइट्स हुई और मेडिकल इक्विपमेंट्स, ड्रग्स दूर दराज के इलाकों में पहुंचाई गई। इसके अलावा दूसरा मिशन चलाया गया वंदे भारत मिशन। विदेशों में जो भारतीय फंस गए थे उनको भारत में वापस लाने के लिए ये मिशन चलाया गया। अभी तक इस मिशन के अंतर्गत 40,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। इसके साथ साथ फ्लाइट्स की संख्या को इंक्रीज़ किया जा रहा है ताकि जल्द ही जितने भी भारतीय विदेशों में फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। इसके बाद देखो, आर्टिकल में कहा गया है 2 महीने तक हमारे देश में पूर्णतः लॉकडाउन रहा। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है। 25 मई के बाद से ही डोमेस्टिक ऑपरेशंस जो हैं फ्लाइट्स के, वो स्टार्ट हो गए हैं। लॉकडाउन के कुछ फ़ायदे इस प्रकार से हुए हैं। एक तो वायरस के एक्सपोनेंशियली ट्रांसमिशन को रोका जा सका। दूसरा, हमें वक्त मिल गया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का। तीसरा, हमें लोगों में जागरूकता पैदा कर सके कि आपको किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखना है वायरस से।
मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन देखो, इकोनॉमी को सदा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। अब पूरा देश धीरे धीरे खुलने लगा है और ऑलरेडी 25 मई से, जैसा हमने डिस्कस किया, डोमेस्टिक ट्रैवल जो है फ्लाइट्स के माध्यम से वो स्टार्ट हो चुका है। राइटर कहते हैं कि हमने 15 मई को गाइडलाइंस तैयार कर ली थी। राइटर इसके सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी हैं। वो कहते हैं 15 मई को ही हमने पूरी गाइडलाइंस तैयार कर ली थी कि डोमेस्टिक ट्रैवल के ऑपरेशंस फ्लाइट के माध्यम से कैसे चलेंगे, कौन सी सावधानियों को बरता जाएगा। हमने पूरा समय दिया विभिन्न एयरपोर्ट्स को, विभिन्न राज्यों को, कि वो इन गाइडलाइंस को अपना सकें। उसके बाद से ही फ़्लाइट्स के ऑपरेशंस स्टार्ट हुए हैं। बावजूद इसके कुछ स्टेट्स के कंसर्न्स थे। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ने कहा मुंबई में एक दिन में 25 फ़्लाइट्स से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो विभिन्न स्टेट्स के कंसर्न्स को भी हमने एडजस्ट किया ताकि विभिन्न देश ज़रूरी गाइडलाइंस को अपना सकें और धीरे धीरे जो फ़्लाइट्स के ऑपरेशंस हैं वो हमारे देश में स्मूथली चलने लगे और बाद में इंटरनेशनल ट्रैवल भी जल्द ही स्टार्ट करने की हमारी योजना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो दूसरे देशों से यात्रियों को नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं हमारे देश के यात्री अगर हमारे देश में आना चाहते हैं तो ठीक है। कहने का मतलब ये है कई सारे देश ऐसे हैं जो अभी इंटरनेशनल ट्रैवल को स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बाद देखो कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डोमेस्टिक ट्रैवल आप स्टार्ट करोगे तो वायरस काफ़ी तेज़ी से ट्रांसमिट हो सकता है। राइटर कहते हैं देखो, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, इन सभी ट्रांसपोर्ट के मीडियम से जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये सबसे ज़्यादा सेफ है। अगर वायरस का ट्रांसमिशन सामने भी आता है तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काफ़ी अच्छे से हो सकती है, सभी पैसेंजर्स का प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। और कुछ केसेस सामने भी आए हैं, जैसे एक खबर आई थी कल कि वंदे भारत मिशन के तहत एक फ़्लाइट जा रही थी मास्को में, वहाँ फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए, लेकिन आधे रास्ते में पता लगा जो पायलट हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो फ्लाइट को आधे रास्ते से वापस बुला लिया गया और जो भी क्रू मेंबर्स थे उस फ्लाइट में उनको क्वारंटीन कर दिया गया। राइटर कहते हैं देखो, ये केसेस काफ़ी रेयर हैं, बाकी ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स के अपेक्षाकृत एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सेफ है, इसका इस्तेमाल जनता के द्वारा किया जा सकता है। अब देखो, आर्टिकल में तो चैलेंज नहीं दिए हुए, लेकिन हम 2-3 चैलेंजेस की बात करते हैं। पहला चैलेंज ये है, सरकार ने फिलहाल की सिचुएशन में क्या किया है, फेयर को रेगुलेट कर दिया है, यानी कैप लगा दिया है कि फ़्लाइट ऑपरेटर्स इससे ज़्यादा किराया पैसेंजर से नहीं वसूल सकते। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है देखो, ऑलरेडी जो फ़्लाइट्स हैं उनको बहुत घाटा हुआ है, 2 महीने तक वो ऑपरेशंस नहीं चला सके और अभी भी लोगों का पूरा विश्वास तो नहीं होगा, इसलिए फ़्लाइट्स अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ नहीं उड़ सकेंगी, सारी टिकट्स उनकी नहीं बिकेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ देना चाहिए था मार्केट को, एक प्रकार से फोर्स करना फ़्लाइट ऑपरेटर्स को कि आप इतना ही किराया वसूल सकते हो, उनके लिए ऑपरेशंस चलाना रिलेटिवली और भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, कंपटीशन हमारे देश की एविएशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से टिकट्स काफ़ी सस्ती बेची जाती हैं और ज़्यादातर जो फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो घाटे में चलती हैं। कुछ कंपनीज फेल भी हो गई, जैसे किंगफिशर, जेट एयरवेज। नेक्स्ट, सरकार समय समय पर रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस जारी करती है और बोला जाता है विभिन्न एविएशन सेक्टर की कंपनीज को कि आप कम से कम इतनी फ़्लाइट्स अनप्रॉफिटेबल रूट पर चलाइए। मकसद ये होता है कि देश के विभिन्न इलाकों में कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके, तो फ्लाइट ऑपरेटर्स को उन इलाकों में फ़्लाइट्स चलानी पड़ती हैं, लेकिन इससे उनको नुकसान होता है। ऐसी अक्सर शिकायत की जाती है फ्लाइट ऑपरेटर्स के द्वारा। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है देखो, अब हमें वायरस के साथ जीना सीखना होगा, इसीलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि देश के सिविल एविएशन मार्केट को फिर से पटरी पर लाया जा सके। और इसी दिशा में चलते हुए वित्त मंत्री ने 20 करोड़ पैकेज का जो अनाउंसमेंट किया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो घोषणा की, इसमें
एविएशन सेक्टर से संबंधित रिफॉर्म्स पर भी फोकस किया गया है। जैसे कुछ और एयरपोर्ट्स में, यानी 6 नए एयरपोर्ट्स में प्राइवेट सेक्टर अब पार्टिसिपेट कर सकेगा। इंडिया को एमआरओ के लिए हब बनाना, एमआरओ मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशंस। इसके अलावा कुछ एडिशनल एयर स्पेस को एयरलाइंस के लिए ओपन कर दिया गया है। इससे एयरलाइंस के लिए कई सारे रूट्स छोटे होंगे, फ्यूल की वो बचत कर सकेंगे। तो इन सब रिफॉर्म्स को लाने का उद्देश्य यही है कि इंडिया के एविएशन सेक्टर को क्राइसिस से बाहर निकाला जाए और फिर से ग्रोथ की तरफ डायरेक्ट किया जाए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया के एविएशन सेक्टर से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लैंड एक्विजिशन एक्ट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2013 में एक रिवोल्यूशनरी लैंड एक्विजिशन एक्ट आया जिसका छोटा नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, लेकिन पूरा बड़ा नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इससे पहले हमारे देश में लैंड को एक्वायर किया जाता था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंतर्गत। ये एक्ट देखो सरकार के हित में ज़्यादा था, जनता के हित में नहीं था। अक्सर 2013 से पहले किसानों का ये आरोप रहता था कि सरकार ने जबरन हमारी ज़मीन को एक्वायर कर लिया, हमारी कंसेंट भी नहीं थी और हमको मुआवजा यानी कंपनसेशन भी बिल्कुल नाम मात्र की दी गई। तो इसी वजह से बाद में 2013 में जो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, इसे रेवोल्यूशनरी कहा गया। इस 2013 के एक्ट में प्रोविज़न ये भी है कि अगर देखो 2013 से पहले सरकार के द्वारा लैंड एक्वायर किया गया है इस पुराने एक्ट के अंतर्गत, 1894 के एक्ट के अंतर्गत, लेकिन 5 साल हो गए, ना तो जिनका लैंड एक्वायर किया गया है उनको मुआवजा मिला है। समझ गए? ध्यान से सुनिएगा। एक्ट में प्रोविज़न ये है 2013 के कि अगर देखो पुराने एक्ट के अंतर्गत 2013 से पहले अगर लैंड एक्वायर किया गया है किसी से, ना तो उनको 5 साल हो गए अभी तक मुआवजा मिला है और ना ही सरकार ने उनके लैंड की फिजिकल पोसेसन ली है, लैंड भी अभी भी सिटीजन्स के कंट्रोल में ही है, तो फिर सरकार फ्रेश एक्ट के तहत प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकती है। मतलब फ्रेश एक्ट यानी 2013 का जो एक्ट है इसके तहत प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है और इस एक्ट के तहत जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा दिया जा सकता है या फिर फ्रेश प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा सकती हैं सरकार के द्वारा। अब देखो ये प्रोविज़न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रोविज़न को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया गया है। केस का नाम क्या है? इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस केस से संबंधित अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। जजमेंट हालांकि पहले ही आ गया था, अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने पुराने जजमेंट पर अपनी मोहर लगा दी है, स्टैंप लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि देखो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का जो सेक्शन 24(2) है जिसमें ये बातें बोली गई हैं, इसमें दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। 2 कंडीशंस मैंने आपको बताया ना कि 5 साल हो गए, ना तो मुआवजा मिला है सिटीजन्स को, उनका लैंड एक्वायर किया गया था, और ना ही सरकार ने अभी लैंड का फिजिकल पोसेसन अपने कंट्रोल में लिया है। तो फिर पुराना जो एक्विजिशन हुआ था वो रद्द हो जाएगा और फ्रेश सिरे से सरकार को प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करनी होगी। अब दिक्कत यहाँ पर यह है, क्या दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है या फिर दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो भी फ्रेश प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं नए एक्ट के अंतर्गत? इस पे विवाद हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हाल ही की जजमेंट में यह कहा है इन दोनों कंडीशंस के बीच में एंड है, मतलब दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, तब जाके ये प्रोविजन लागू होगा, तब जाके नए एक्ट के थ्रू प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होगी। जबकि राइटर ये कहते हैं देखो जब भी इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो पूरा एसेंस देखा जाता है एक्ट का। पूरा एसेंस इस एक्ट का ये था, ये एक्ट किसानों के हित में था। इस एक्ट का मकसद ही ये था किसान या फिर दूसरे सिटीजन्स जिनकी ज़मीन को एक्वायर किया जाता है उनको राहत प्रोवाइड करना,
उनका रिहेबिलिटेशन इंश्योर करना, उनका रीसेटलमेंट इंश्योर करना। तो ओवरऑल एक्ट की आप एसेंस देखोगे तो ये एक्ट किसानों के हित में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस एक्ट को जिस प्रकार से इंटरप्रेट किया है ये किसानों के हित में नहीं है, ये सरकार के हित में है। तो एक बहुत ही अच्छे एक्ट के बहुत ही अच्छे प्रोविजन को किल करने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा था सेंसस कमिश्नर एंड अदर्स वर्सेस आर कृष्णामूर्ति जजमेंट में, कि सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून को इंटरप्रेट करना। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसे स्ट्राइक डाउन करना। लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सपर्टीज है और ना ही ये सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में है कानून बनाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल ही जजमेंट में जो किया है ये तो देखो कानून बनाने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। देखो इस जजमेंट को आप कोट कर सकते हो। ये पॉइंट तो काफ़ी बार आपको लिखना पड़ता है सेपरेशन ऑफ पावर्स में या फिर दूसरी जगह पर कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है। तो उस समय इस जजमेंट को कोट आप कर सकते हो सेंसस कमिश्नर एंड अदर्स वर्सेस आर कृष्णामूर्ति। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और चाइना बॉर्डर टेंशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है वी सुदर्शन के द्वारा। कल देखो एक तस्वीर और एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है ये इंडिया और चाइना के बीच साइकोलॉजिकल वारफेयर और इंफॉर्मेशनल वारफेयर का हिस्सा है। शुरू में ये पिक्चर वायरल हुई, ये चाइनीज़ सोशल मीडिया के हैंडल्स पर ज़्यादा अपीयर हुई, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पिक्चर को चाइनीज़ आर्मी के द्वारा लीक किया गया था। इस पिक्चर को देखने से ऐसा लगता है ये आईटीबीपी के जवान हैं और इनको डिटेन किया हुआ है चाइना की आर्मी ने, इनके पैर बंधे हुए हैं। और पिक्चर लेटेस्ट लगती है क्योंकि चाइनीज सोल्जर्स ने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता कि ये जो पिक्चर है अभी हाल ही में जो टकराव हुआ इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच उससे संबंधित है। लेकिन देखने से ऐसा लगता है, हो सकता है ये चाइना के प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा हो। दूसरी तरफ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। इस वीडियो में ये जो जीप है, मतलब पता नहीं एक्चुअली मिलिट्री टर्म्स में इसे क्या कहते हैं, इसको डैमेज किया जा रहा है इंडियन फोर्सेस के द्वारा। और इस वीडियो में ये भी पता लगता है कि एक जो चाइनीज सोल्जर है उसको डिटेन किया हुआ है हमारी फोर्सेस के द्वारा। आपस में पत्थरबाजी चल रही है, इस साइड ये चाइना की फोर्सेस हैं और इसके पास हमारी फोर्सेस हैं, आपस में आयरन रोड्स और पत्थरबाजी चल रही हैं। तो ये दोनों वीडियोस कल वायरल हुए, एक पिक्चर एक वीडियो। ऐसा लगता है जैसे पहले चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने इस पिक्चर को वायरल किया और बाद में हमारी अथॉरिटीज़ ने इस वीडियो को वायरल किया। लेकिन आर्मी ने ऑथेंटिकेट नहीं किया। आर्मी ने कहा कि इस वीडियो को हम ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं। आर्मी ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी कहा कि अभी कोई वायलेंस नहीं हो रहा है, मतलब उन्होंने इनकार नहीं किया कि पहले वायलेंस हुआ था इस एरिया में। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि फिलहाल की सिचुएशन में कोई वायलेंस नहीं हो रहा है। देखो आज के आर्टिकल में राइटर ये कहते हैं जब भी कोई आर्टिकल आता है या फिर बाउंड्री से संबंधित बात होती है कैसे इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व किया जाए, बार बार ये बोला जाता है कि 1993, 1996, 2005, 2013 ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने में। राइटर कहते हैं देखो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं 1993 के एग्रीमेंट का। 1993 के एग्रीमेंट में ये कहा था कि बॉर्डर पर अगर पीस मेंटेन करनी है, जब तक कि कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकल के आता है, तब तक जो LAC है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको ऑब्जर्व किया जाए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास दोनों साइड्स में कोई भी एक्टिविटी ना हो। इसके बाद 1996 के एग्रीमेंट में यह भी कहा गया कि दोनों देश LAC के पास अपनी डिप्लॉयमेंट को डिक्रीज करेंगे, यानी ज़्यादा ट्रूप्स को यहाँ पर डिप्लॉय नहीं करेंगे और LAC के 10 किलोमीटर के आसपास दूसरे एयर इंट्रूजन भी नहीं होगा, जैसे मतलब एयरक्राफ्ट भी नहीं भेजा जाएगा किसी देश के द्वारा LAC के दोनों साइड 10 किलोमीटर तक।
राइटर देखो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करते हैं। राइटर कहते हैं कि भैया एलएसी कहाँ है, यही तो दिक्कत है ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके भी जो परसेप्शन है दोनों देशों की अलग अलग है। होना ये चाहिए था 1993 के एग्रीमेंट में ये तय होता कि जहां पे जिस देश की मिलिट्री अभी डिप्लॉय है उससे आगे नहीं जाएगी। ये होना चाहिए था इस एग्रीमेंट में, तब ताकि डिप्लॉयमेंट को फ्रीज किया जा सकता और किसी भी देश की आर्मी आगे ना बढ़ती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि एलएसी को ऑब्जर्व किया जाएगा। भाई दिक्कत तो यही है ना, एलएसी को लेके चाइना की अलग सोच है। चाइना को लगता है कि एलएसी आगे है, इंडिया को लगता है कि एलएसी आगे है, तभी तो बार बार टकराव पैदा होता है ना। तो इस एग्रीमेंट के साथ आप कैसे बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करोगे? इसके बाद एक और कमी बताते हैं। 1996 के एग्रीमेंट में जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12, इसमें कहा गया है कि एग्रीमेंट देखो तब फोर्स में आएगा अगर रेटिफिकेशन हो जाता है। मतलब जब देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन को एक्सचेंज कर लिया जाता है तो 1996 का एग्रीमेंट ये फोर्स में आ जाएगा। लेकिन अभी तक यही क्लियर नहीं है कि कब ऐसा हुआ, कब 1996 के एग्रीमेंट के इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन को आपस में एक्सचेंज किया गया। इवन देखो 2003 में कोशिश की गई थी कि इंडिया को जो लगता है कि मैप ये होना चाहिए और चाइना को जो लगता है मैप ये होना चाहिए, इसको आपस में एक्सचेंज किया जाए। कम से कम उतने एरिया पर तो लड़ाई ना हो जहां पर दोनों का जो परसेप्शन है वो आपस में कन्वर्ज कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये इंडिया चाइना मैप है। इंडिया को लगता है कि हमारा एरिया इतना है, चाइना को लगता है हमारा एरिया इतना है। तो कम से कम इस एरिया पर तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए और चाइना के इस एरिया पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो ये जो एरिया है जिसको लेके परसेप्शन अलग अलग है, यहां पर या तो ऐसा कुछ डिसाइड हो कि दोनों देशों की आर्मी अभी फिलहाल पेट्रोलिंग कर सकें, या फिर ऐसा डिसाइड हो कि यहां पर किसी देश की आर्मी ना जाए। तो ये तभी पॉसिबल होगा ना जब दोनों देश ठीक ढंग से मैप्स एक्सचेंज करेंगे कि हमारे हिसाब से मैप ये होना चाहिए, चाइना बोले हमारे हिसाब से मैप ये होना चाहिए। तो दोनों मैप्स में वेरिफिकेशन की जाए कि इतने एरिया को लेके कोई विवाद नहीं है और बाकी एरिया को लेके क्या किया जाना चाहिए वो हम डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन देखो ठीक से मैप भी एक्सचेंज नहीं हुए हैं। 2003 में कोशिश हुई थी लेकिन चाइना ने मैप्स को एक्सेप्ट नहीं किया, तभी बार बार टकराव पैदा होता है बॉर्डर पर। बार बार दोनों देशों की आर्मी आमने सामने आ जाती हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस जो ये स्टैंड ऑफ है फिलहाल लद्दाख में, इसे सोल्व किया जाए। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, चाइना वाले ना जानबूझ के अभी बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करने की जल्दी में नहीं है। चाइना को एक चीज ये पता है, बॉर्डर पर जब भी टेंशंस क्रिएट होती हैं तो इंडिया पर ज्यादा दबाव आता है। उनका क्या है, देखो वो ऑथोरिटेरियन रेजिम है, वो तो इंफॉर्मेशन को ही बाहर नहीं आने देते। लेकिन हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब देखो इस प्रकार की पिक्चर सामने आती है तो फिर सरकार के ऊपर ज़्यादा दबाव आता है, और जब सरकार के ऊपर डेमोक्रेटिक दबाव आता है ना, जनता का दबाव आता है, तो सरकार के पास ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। ये पता है चाइना को, इसलिए चाइना इस चीज़ का इस्तेमाल करती है। इंडिया के ऊपर जब भी कोई प्रेशर क्रिएट करना होता है, इंडिया को सिग्नल देना होता है, तो पैटर्न देखने को मिलता है कि चाइना की फोर्सेस हमारे एरिया में आती हैं या फिर उस एरिया में आती हैं जहां पे इंडिया की पेट्रोलिंग होती है। वहां पे चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करता है और टकराव पैदा होता है दोनों देशों की फोर्सेस के बीच। ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।